बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। सोमेश्वर चौहान का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय मात्र 11 वर्ष की आयु में है वो दिल्ली और अजमेर जैसे बड़ी सल्तनत का एक तरीके से बादशाह बन जाता है, अर्थात अपने कह सकते हैं उसका शासक बन जाता है। सबसे पहले इनके बारे में हम कुछ बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पिता की, थोड़ी सी बायोग्राफी निकाल लेते हैं इनकी ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो। तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान। और जो इनकी माता है उनका नाम था कर्पूरी देवी। माता का नाम क्या मिलता है हमें? कर्पूरी देवी। एक इनका भाई था जिसका हमें नाम मिलता है हरिराज। हरिराज सोमेश्वर चौहान वो यही है जिसने बिजोलिया शिलालेख 1170 में इनका बिजोलिया शिलालेख मिलता है और भोला भील के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो पृथ्वीराज द्वितीय था अरुणराज का पुत्र है सोमेश्वर चौहान। इनके जो भाई थे पृथ्वीराज द्वितीय, अरुणराज का पुत्र सोमेश्वर चौहान है जो कि पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु होने के बाद जो अजमेर का शासक बन जाता है। और सोमेश्वर चौहान है उनकी शादी है वो कर्पूरी देवी के साथ करवाता है। गुजरात का एक शासक होता है कुमारपाल उनकी शादी है वो कर्पूरी देवी के साथ करवाता है। और कर्पूरी देवी है जो अनंगपाल तोमर की पुत्री है। अनंगपाल तोमर की कोई संतान नहीं थी, उसके बाद जो दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। अर्थात अपने कह सकते हैं कि अनंगपाल की जो मृत्यु हो गई थी, उस मृत्यु के बाद अनंगपाल की मृत्यु के बाद कर्पूरी देवी का पुत्र होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसको दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित करके जाता है। अनंगपाल तोमर जिनकी मृत्यु से पहले ही वो पृथ्वीराज चौहान को है वो दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। उसके बाद उनके भाई के बारे में, हरिराज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो अपने आगे इसको प्रारंभ करते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की और कौन कौन से युद्धों में उन्होंने भाग लिया था। बात करें उनकी उपाधियों के बारे में जो सोमेश्वर चौहान को मिलती है। मुस्लिम इतिहासकार हैं वो इन्हें राय पिथोरा की उपाधि देते हैं। राय पिथोरा या पिथोरा राय, आपको जो भी लिखा हुआ मिले वो पृथ्वीराज तृतीय है उनकी उपाधि है, जो कि एक मुस्लिम इतिहासकार है वो इनको राय पिथोरा की उपाधि देते हैं। उसके बाद इनको बहुत से अन्य राजा हुए हैं या अन्य सम्राट भी हुए हैं जिन्होंने इनको उपाधियां दी है। और ये खुद है एक वो हिंदू चौहान सम्राट हुए हैं, क्योंकि यह एक विश्व विजेता रह चुका है पृथ्वीराज चौहान है वो। राय पिथोरा है, राय पिथोरा को जो शाब्दिक अर्थ की अपने यदि बात करें तो राय पिथोरा का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, पीठ न दिखाने वाला। राय पिथोरा। एक इनकी जो उपाधि थी वो थी दलपुंगल। दलपुंगल का शाब्दिक अर्थ है वो था विश्व विजेता। अर्थात कहा जाता है कि इनके पूर्वजों द्वारा शिवालिक पहाड़ियों तक है वो कब्जा कर चुके थे। और उसके बाद एक जो मुस्लिम शासक आता है वो इनका जो शिवालिक के अंदर जो इनका अभिषेक लगा हुआ था उसको वहां से उखाड़ के दिल्ली में लगा दिया जाता है। और जिससे इनकी उपाधियां हो गई, उपाधियों के बाद इनकी बात करते हैं कि जब ये शासन संभालते हैं पृथ्वीराज को राजा बना दिया जाता है 1177 ईस्वी के अंदर, अर्थात 11 वर्ष की आयु में। तो जब इनको राजा बनाया जाता है तब उनकी उम्र कम थी, तो कम उम्र होने के कारण इनको ज्यादा जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में पता नहीं होता है। और जो उनकी शासन व्यवस्था को संभालने का इनके साथ काम करता है वो थी उनकी माता कर्पूरी देवी, जो इनकी संरक्षिका बनती है कर्पूरी देवी, जो कि इनकी माता थी कर्पूरी देवी। संरक्षिका का अर्थ वैसे तो अपने देखें तो इतिहास के पन्नों में वो अलग ही लिया जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि वो एक वीरांगनाओं में गिनी जा सकती है, एक महान योद्धा में भी वो उसको गिना जा सकता है। क्योंकि जो पृथ्वीराज की रक्षा करना मात्र इनका काम नहीं था, उनको दिल्ली और अजमेर जैसे बड़े सल्तनत की जो साम्राज्य नीति थी या उनकी जो नीतियां हुआ करती थी उनको भी उनका संभालने का कर्पूरी देवी माता इनकी जो कर्पूरी देवी थी उनकी देख रेख में वो अजमेर और दिल्ली का शासन था वो संभाला जाता था। अब उसके बाद अपने बात करें जो इनके अन्य संरक्षक थे या फिर जो उनकी सहायता करने वाले थे, तो उनमें एक नाम आता है कदमबास का। कदमबास, एक आता है कैलाश, कदमबास और कैलाश नाम आता है। ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और कुछ मुख्यमंत्री वो इनकी सहायता के लिए आते हैं गुजरात से। अर्थात अपने कह सकते हैं कि कुमारपाल द्वारा जब पृथ्वीराज चौहान के पिता की शादी करवाई जाती है अनंगपाल तोमर की पुत्री के साथ,
तब उस समय क्या है, कुछ गुजरात के जो शासक हुआ करते थे, वो यहाँ पे कर्पूरी देवी का पुत्र जब 11 वर्ष की आयु में चौहानों की जो गद्दी संभालता है या दिल्ली और अजमेर का जो शासक संभालता है, तो कदमवास नाम का एक मुख्यमंत्री या फिर अपने कह सकते हैं कि वहां का जो एक शासक था, कुछ गुजरात से आए थे, वो इनके साथ क्या करता है, यहाँ पे इनकी सहायता करता है और कार्य के बारे में इनको जानकारी देता है। जो कदमबास है उसका नाम हमें एक कैम्बास भी मिलता है, कैम्बास मिलता है। यह एक मुख्यमंत्री या फिर सेनापति होने के साथ साथ एक विद्वान भी होता है, बहुत बड़ा विद्वान ही था कैम्बास भी एक। इसको क्या है, शास्त्रार्थ का ज्ञान था। यह शास्त्रार्थ में क्या था, बहुत ही निपुण था। जिनपित सूरी नाम का एक इतिहासकार हुआ है या फिर अपने कह सकते हैं एक शास्त्राकार था। शास्त्राकार होता है कि कोई विषय की उसको बहुत ही ज्यादा जानकारी होती है। जब कोई दो दार्शनिक आपसी में किसी प्रश्नों को लेकर या किसी बात को लेकर वाद विवाद करते हैं, तो उनकी बातों का पूर्ण मत देने वाला जो व्यक्ति होता है या फिर उनका जो निपटान करवाता है, उस बात का पूर्ण साक्ष्य देने वाला होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, शास्त्रार्थ कहा जाता है। शास्त्रार्थ का अर्थ हो गया कि जो कैम्बास था अर्थात पृथ्वीराज का जो संरक्षक होता है, गुजरात से आता है, जो पृथ्वीराज चौहान का संरक्षक होता है, माता के साथ उनके क्या करवाता है, ये उनकी शासन की देखभाल करता है। जो जिनपित सूरी का एक बार क्या होता है, तो उस वाद विवाद का जो अध्यक्षता करता है वो कैम्बास के द्वारा की जाती है। एक इसमें नाम आता है भुवनमल। भुवनमल नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसमें सेनापति का काम करता है, भुवनमल। और जो भुवनमल है उनके बारे में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मेघनाथ के द्वारा राम और लक्ष्मण को नागपास में बांध लिया जाता है, कि भुवनमल इसका जो काम था वो गरुड़ भगवान की तरह करता है। अर्थात अपने कह सकते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध होता है, अर्थात सीता माता का हरण कर लिया जाता है, और राम और लक्ष्मण है जो सीता माता को लाने के लिए जब युद्ध करते हैं, तो रावण का एक पुत्र था बहुत ही शक्तिशाली, मेघनाथ। मेघनाथ नाम का एक पुत्र होता है जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत शक्तियां मिली हुई थी, और उन्हीं शक्तियों के कारण ये क्या करता है, एक नागपास नाम की शक्तियां ले लेते हैं उनसे। नागपास होता है एक नागों का समूह होता है, अर्थात वो नाग विद्या थी उसमें बहुत ही निपुण था। और जब युद्ध के दौरान एक अचानक से किसी बात को लेकर मेघनाथ की और राम लक्ष्मण की भिड़ंत हो जाती है आपस में, तो वो नागपास जो शक्ति थी उसका प्रयोग करता है। उस वक्त क्या होता है, जो भगवान राम थे और उनके भाई थे लक्ष्मण, उन दोनों को नागपास की शक्तियों से जकड़ लिया जाता है। उस समय क्या करते हैं, गरुड़ भगवान आते हैं और उनको क्या करवाते हैं, वहां से मुक्त करवाते हैं उस शक्ति से। तो जिस प्रकार गरुड़ भगवान ने राम लक्ष्मण की नागपास से रक्षा की थी, उसी प्रकार है वो भुवनमल है जो पृथ्वीराज चौहान की रक्षा करता है। तो पृथ्वीराज चौहान है वो राजा बन चुका था। उसके बाद एक इनका नागार्जुनों का साथ क्या होता है, युद्ध होता है। अब आगे बात करते हैं नागार्जुनों का जो दमन होता है उसके बारे में। ये दिल्ली और गुड़गांव के पास, दिल्ली में गुड़गांव या फिर गुरुग्राम कहते हैं उसको, ये बात है सन 1178 की। 1178 में क्या होता है, पृथ्वीराज के चाचा थे अपारगम्य और उनका एक भाई था नागार्जुन, उनके बीच दिल्ली के शासन को लेकर क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, जिसको अपने नागार्जुनों का दमन कहा जाता है। और इसमें नागार्जुनों में जो नागार्जुन था उसका एक सेनापति होता है देवभट्ट, जो कि पृथ्वीराज की सेना का सामना करता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और नागार्जुन का भाई था या फिर अपने नागार्जुन का भाई पृथ्वीराज था और उनके पृथ्वीराज के चाचा थे अपारगम्य, उनके बीच से नागार्जुनों का जो दमन है वो होता है सन 1178 में। अब उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि जो युद्ध होता है, युद्ध का समय क्या था। पहले तो उसके स्थान की बात करें तो वो था दिल्ली का गुड़गांव या फिर इसको गुरुग्राम कहते हैं, दिल्ली का गुड़गांव या फिर गुरुग्राम, दिल्ली के गुड़गांव या गुरुग्राम के अंदर ये युद्ध होता है। स्थान आ गया। अब उसके बाद इसके समय की बात करते हैं कि ये होता कब है। तो ये होता है 1178 ईस्वी के अंदर। युद्ध कब होता है, 1178 ईस्वी में युद्ध होता है। और किन किन के बीच होता है, जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वी के चाचा थे अपारगम्य, और एक था इनका भाई जिसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन और इनके चाचा अपारगम्य के बीच में 1178 ईस्वी में ये युद्ध होता है। और नागार्जुन का सेनापति है देवभट्ट, उसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के अंदर। और जो नागार्जुन का परिवार था उसको पृथ्वी की जो सैनिक होते हैं अर्थात अपने बंदी बनाकर ले जाते हैं। और पृथ्वीराज के सामने जब उनको पेश किया जाता है तो वो उनको क्या कर देते हैं, रिहा कर देते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं बंडानकों का जो दमन होता है पृथ्वीराज के काल में। नागार्जुन चाहता था दिल्ली पे शासन करना, लेकिन पृथ्वीराज उस वक्त अजमेर और दिल्ली का शासक था। तो नागार्जुन है वो गुड़गांव या फिर गुरुग्राम में, दिल्ली के अंदर जगह है गुड़गांव और गुरुग्राम, वहां पे सन 1178 ईस्वी के अंदर है वो अपनी सेना के साथ पहुंचता है और उन पृथ्वीराज के साथ है वो सन 1178 में युद्ध करता है।
और युद्ध के दौरान नागार्जुन का सेनापति है देवभट्ट, उसकी मृत्यु हो जाती है और नागार्जुन है वो वहां से भाग जाता है और पृथ्वीराज के सैनिकों द्वारा उनके परिवार को बंदी बना लिया जाता है। अब उसके बाद आता है बंडाणकों का दमन। सतलज प्रदेश की जाति हुआ करती थी, सतलज प्रदेश की क्या हुआ करती थी, एक जाति हुआ करती थी। और इनका जो उल्लेख है, इस जाति का उल्लेख है वो हमें मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में हमें क्या मिलता है, इनका अभिलेख, इनका जो प्रमाण है वो स्कंद पुराण में हमें इनका प्रमाण मिलता है। और विग्रहराज द्वितीय था, एक राजा हुआ था विग्रहराज, विग्रहराज द्वितीय। इनको हराने का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। इनका भी एक ही काम था कि हम दिल्ली पे शासन करें, दिल्ली पे शासन करें। और धीरे धीरे इनकी जो जाति थी उसने अपना क्षेत्र है वो भी बढ़ा लिया था। और पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र था उसके साथ था इनकी जो सीमा थी वो मिलने लग गई थी। और इसी का फायदा उठाते हुए ये धीरे धीरे वो पृथ्वीराज की जो शासन था या पृथ्वीराज का क्षेत्र था उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। उसी क्षेत्र को छुड़ाने के लिए पृथ्वीराज है वो इनके साथ युद्ध करता है। बंडाणकों का जो क्षेत्र था वो पहले हुआ करता था हिसार के पास, हिसार और कह सकते हैं दिल्ली के जो आसपास का कुछ क्षेत्र हुआ करता था। अर्थात जहां तक पृथ्वीराज का शासन था वहां तक तो इनकी कोई पहुंच नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे, पृथ्वीराज का क्षेत्र था वो भी हड़पना चाहते थे। लेकिन हिसार और दिल्ली का जो क्षेत्र था वहां पे तो इनकी जाति खूब थी, लेकिन ये धीरे धीरे क्या करना चाहते थे, अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार करना चाहते थे। और वो पहुंच गए थे अलवर, एक अलवर था और एक था भरतपुर और तीसरा इसके अंदर आता है मथुरा। 1182 के अंदर क्या होता है कि जब ये अलवर, भरतपुर और मथुरा की तरफ कूच करते हैं, अर्थात अब इनका क्षेत्र है वो जीतने की कोशिश करते हैं, तो पृथ्वीराज के साथ इनका युद्ध होता है। ज्यादा जानकारी है वो इनके बारे में नहीं मिलती है। और बंडाणकों का दमन था वो सतलज प्रदेश की क्या थी, एक जाति थी और दिल्ली के आसपास का कुछ क्षेत्र था। इसमें विग्रहराज द्वितीय को भी हराने का इनमें क्या मिलता है, हमें प्रमाण मिलता है। और स्कंद पुराण के द्वारा हम इसे कुछ साक्ष्य है वो हमें इससे प्राप्त हुए हैं। और इनका काम क्या था कि ये दिल्ली के ऊपर और हिसार के ऊपर, दिल्ली और हिसार में तो इनकी जाति खूब फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, अलवर और भरतपुर और मथुरा इनके अंदर ये अपना क्या करना चाहते थे, शासन स्थापित करना चाहते थे या फिर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो इसी बात को देखते हुए पृथ्वीराज चौहान था वो इनके साथ युद्ध करता है और इस युद्ध में इनको हराकर यहाँ से भगा देता है। और वापिस है वो इनकी जाति है वो दिल्ली और हिसार तक ही अपने क्षेत्र में सीमित रह जाती है। और पृथ्वीराज का वो दोबारा क्या हो जाता है, दिल्ली पे एक बार पुनः कब्जा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि महोबा एक जगह है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे एक युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज